बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। आज के शो में बहुत कुछ होगा क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत बजरिया वीडियो लेकर मौजूद हैं, एक बड़ी हमजहत शख्सियत है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली और साथ साथ जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी कोचिंग का उनको एक बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से और साथ साथ जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच है जो तकरीबन 1.5-2 दिन के अंदर अपने इख्तिताम को पहुंचा, उस टेस्ट मैच को भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। सिडनी टेस्ट में बारिश की एंट्री, दूसरे रोज का खेल वक्त से पहले खत्म करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए। स्लिप के कैचेस देखने में आसान लगते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होते हैं। सलमान अली आगा। शाहीन की पिछली इंजरी को देखते हुए लगता है कि इन्हें आराम की जरूरत है। उस्मान ख्वाजा। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। मोहम्मद यूसुफ। अजहर अली ने फर्स्ट क्लास सेंचुरी की निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शाहनवाज धानी का रवैया मुनासिब नहीं, उनकी शिकायत सामने आई हैं। वहाब रियाज का शाहनवाज धानी से मुतालिक बयान इंतहाई काबिल एतराज है। मैनेजमेंट को खिलाड़ियों से मुतालिक ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। नासिर हुसैन। कौमी टीम के साबिक बैटिंग कोच एंड्रियो पाटेक को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। केप टाउन टेस्ट में भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। पेशावर में इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट का मेला जारी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है आज वक्त से पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन स्कोर किए और आज हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर, पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान की विकेटों के महाफिज भी रहे और इन दिनों जर्मनी के साथ बतौर नेशनल कोच वाबस्ता है। अतीक़ुज़्ज़मन है इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक़। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतीक कि आपकी कोचिंग की असाइनमेंट भी है लेकिन उसके बावजूद एक दफ़ा फिर आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि मैं पाकिस्तान पे बाद में बात करूंगा, इंडिया की परफॉर्मेंस पे बाद में बात करूंगा, उस टीम की पहले बात करूंगा कि जिसको आप जो है वो उरूज की बुलंदियों की जानिब लेकर जा रहे हैं। मुश्किल काम है एक ऐसे मुल्क को कि क्रिकेट को आगे बढ़ाना जहाँ पर क्रिकेट का इतना कल्चर नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन जर्मनी की टीम इस वक्त फ्लरिश करती नजर आ रही है। पहले थोड़ी अपनी इस कारगुजारी के बारे में बताइएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अली भाई, जैसे मैंने पहले भी आपने इसको हाईलाइट किया था और मैंने बताया था कि बहुत टैलेंटेड कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट का काफी टैलेंट मौजूद है और उनको एक अच्छे कोच की जरूरत थी और अच्छे सपोर्ट स्टाफ की जरूरत थी जो इस टैलेंट को नर्चर करके और जो उनकी जो कारकर्दगी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि जर्मनी से इस वक्त T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, उनको 50 ओवर का स्टेटस अभी नहीं मिला, तो उसमें उनकी कारकर्दगी को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया होने वाला है जर्मनी के साथ, फरवरी में हो जाएगा 1 साल का और हमने काफी चीजों को इम्प्रूव किया है, फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया है, लड़कों का पूल को हमने काफी इंक्रीज किया है। पहले 30 लड़कों का पूल था, 45 लड़कों का पूल है हमारे पास, तो काफी टैलेंट स्काउटिंग की और उसके साथ साथ हम लोगों ने मैचेस बहुत ज्यादा खेलने लास्ट ईयर T10 क्रिकेट भी खेली, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली जिसमें काफी नए लड़कों को चांस दिया और अच्छी है कि 25 लड़कों का कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट टीम के लिए T20 इंटरनेशनल के लिए वो बन के सामने आया है, जिसको हम इस विंटर में काम करेंगे और लड़कों के जो हमारे रॉ लड़के हैं जिनको कभी कोचिंग की इतनी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं है, उनको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि अगले साल हम और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करें। ठीक है, और दुनिया में जर्मनी नहीं बल्कि खासतौर से पाकिस्तान की भी बात करूंगा कि कामयाबी के लिए जरूरी है कि आपको जर्मन आती हो, तो जर्मन आपको आ गई है? नहीं, मुझे जर्मन ना पाकिस्तान में रहकर आई थी ना अभी जर्मनी में रहकर आई है। अच्छा, वहां तो चलें आप कामयाब हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है इंग्लिश समझ जाएं, लेकिन अगर आप दोबारा वापस आए तो जर्मन सीख कर आइएगा ताकि आपको कामयाबी के लिए आसानी हो। बात कर लेते हैं जरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के हवाले से। किस तरह इस टेस्ट मैच को देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पे जो रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उनकी टाई थी सरफराज के साथ। पहले तो मैं इस पर जानना चाहूँगा बतौर विकेट कीपर आपकी दानिश में
ये बिसाइड इसके कि रिजवान ने रन्स कर दिए हैं, आपके ख्याल में सरफराज को इस टेस्ट मैच में होना चाहिए था या नहीं? देखें, मैं दोनों ही पाकिस्तान के बहुत अच्छे विकेट कीपर्स हैं, और जैसे राशिद भाई और मोइन भाई होते थे वही सिचुएशन में आ गए, तो आप एक किसी को हाईलाइट नहीं कर सकते कि मोइन भाई अच्छे थे, राशिद भाई को होना चाहिए था, राशिद भाई अच्छे थे, मोइन भाई को होना चाहिए था। जो उस वक्त करंट सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और जो टीम समझती है, मैनेजमेंट समझती है, जिसके कॉम्बिनेशन से हमें फर्क पड़ सकता है, तो वो करना चाहिए। पाकिस्तान को अभी तक जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यही प्रॉब्लम चल रहा है कि बैटिंग में पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है। तो मेरे ख्याल से रिजवान को खिलाना समझ पड़ती है मुझे उसकी, इस बात की कि रिजवान को क्यों खिलाया गया, क्योंकि उनके रन्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि वो बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं और बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो रिजवान, और खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन पिच में जहाँ बाउंस ज्यादा होता है वहाँ पे कट पुल है और जो लगती है और हुक होती है, अगर आपकी अच्छी हो तो आप उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो रिजवान को मेरे ख्याल से सही फैसला किया कि उसको खिलाया, और उन्होंने परफॉर्मेंस करके अपनी जो है ना अपनी सिलेक्शन को सही साबित किया। सरफराज को कैरियर किस तरह देखते हैं, क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान का एक अरसे तक जो एक बड़ा गैप है कि टेस्ट में सीरीज पाकिस्तान को नहीं खेलने, और अभी 3 विकेट कीपर भी जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरफराज का कैरियर अब क्या फुल स्टॉप लग गया है? देखिए, ये तो मैं क्या होता हूँ कि सरफराज के करियर के बारे में बात करने, मगर मुझे जिस तरह लग रहा है कि जितना पूल विकेट कीपर से सजाया जा रहा है उनकी मौजूदगी में, तो एक टाइम तो आएगा ना जब सरफराज को, काफी जारी बात है, सीनियर प्लेयर है और पाकिस्तान के लिए काफी क्रिकेट खेली है, और एक एज होती है कीपर की जहां रिफ्लेक्सेस स्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मद्देनजर रखते हुए उनके होते हुए अगर विकेट कीपर्स को डेवलप कर लिया जाए 1-2 साल के अंदर तो अच्छा है। तो मुझे भी यही लगता है कि सरफराज को देखें, वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, 1 या 2 साल और मैक्सिमम खेल सकते हैं वो, क्रिकेट कीपर्स की इतनी बड़ी बड़ी लाइफ नहीं होती, और आपको यंगस्टर जो अच्छे अगर आ रहे हैं आप, और अगर आप उनको बिठा के रखेंगे जैसे मेरे साथ हुआ और दूसरे कीपर के साथ हुआ कि हम राशिद भाई, मोइन भाई के जो उसके अंदर शेडो के अंदर थे वो छुप के रह गए और हमें इतने मौके नहीं मिले, फिर उसके बाद जाके वो वाला जो आपका जो बैच होता है ना वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास विकेट कीपर्स का बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो आपको इस वक्त चाहिए कि जैसे आपके पास हारिस हैं, हसीबुल्ला हैं, और या आजम खान को आजकल वो उन्होंने विकेट कीपर बना दिया है, तो उन लोगों को चाहिए कि इन 3 लड़कों को इम्प्रूव करके इनको अपॉर्चुनिटीज फराहम करें, ताकि जब रिजवान का कैरियर खत्म हो तो ये लड़के तैयार हों, या जब रिजवान को ब्रेक चाहिए होगी तो ये लड़के तैयार हों। ठीक है। अच्छा, आपने, मैं सवाल तो कुछ और करने वाला था लेकिन आपने कहा बना दिया है, तो आजम क्या विकेट कीपर नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से देखिए, मैं जो मेरी अपनी एक थिंकिंग है और एक अपनी मेंटालिटी है, विकेट कीपर को एक एजाइल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि वो उसकी फुर्ती जो है वो कम ना हो। और मेरे हिसाब से ऑब्वियसली सबके हिसाब से आजम खान ओवरवेट है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, कीपिंग ठीक कर लेते हैं, मगर जहां पे क्रूशियल सिचुएशन आएगी, जहां पे बॉल बाउंस नहीं होता, जहां पे बॉल इनसाइड एज लग के लेफ्ट साइड की तरफ से निकलेगा, करीब से बॉल निकलेगी, रिवर्स स्विंग होगा, वहां पे वो फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से वहां पे वो फंस जाएंगे, वहां पे उनकी वो एजिलिटी नहीं है जो दूसरे जो स्लिम विकेट कीपर्स होते हैं उनकी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आजम ठीक है पार्ट टाइम, अगर आप हमको कभी कभी 1 आध मैच खिलाना हो, कीपर इंजर्ड हो गया तो आप उसको कर सकते हैं, मगर फुल टाइम विकेट कीपर मैं अपने नजरिए से आजम खान को नहीं देखता। ठीक है, जरा विकेट कीपर की बात ही निकली तो 2-3 सवाल और भी कर लेता हूं मैं इस सवाल से। वहाब रियाज ने कहा कि सरफराज जब तक रन्स कर रहे हैं सरफराज जी जो है वो खेल सकते हैं। दूसरी तरफ वहाब रियाज ये भी कहते हैं कि अगर आजम खान खेलते हैं तो दौरे न्यूजीलैंड में बतौर विकेट कीपर ही वो खेल सकते हैं, एज ए फील्डर वो नहीं खेल सकते हैं। बहुत सारे विकेट कीपर एक साथ आ गए, जिस तरह आजम खान है, हारिस की बात कर लें, अब्दुल हसीब की बात कर लेते हैं, फिर सरफराज, रिजवान भी अभी खेल रहे हैं, फिर साथ साथ रोहिल नज़ीर को भी आप फरामोश है नहीं कर सकते हैं। तो ये इतने सारे जो विकेट कीपर हैं, ये हर विकेट कीपर को एक आसरा हो जाएगा जब कैप मिल जाएगी और सब लाइन में लगे होंगे। ये एक हेल्दी साइन है या आप समझते हैं कि इनसिक्योरिटी भी इससे पैदा होगी? देखिए, मुझे ये बयान की समझ नहीं आई कि आजम विकेट कीपर ही खेल सकते हैं। जब आजम खान जब मेरे टेन्योर में NHPC आए थे तो मेरा यही आर्गुमेंट था पूरी मैनेजमेंट से कि आप आजम खान को कोई फील्डिंग की स्पेसिफिक पोजीशंस हैं उसका स्पेशलिस्ट बना दें आप T20 के लिए, ताकि उस 2 या 3 पोजीशन में वो आपके लिए बोझ ना साबित हो। ठीक है, क्योंकि आजम के जो शॉर्ट कैचिंग स्किल है वो अच्छी है, वो कैचेस नहीं ड्रॉप करता, तो उसको शॉर्ट फील्डिंग पोजीशन में, फॉर एग्जांपल कवर में या फाइन लेग में या शॉर्ट मिड विकेट का आप इसको स्पेशलिस्ट बना दें, ताकि आपको उसको कैरी ना करना पड़े। फिर क्योंकि जाहिर बात है आप उसको बाउंड्री पे नहीं खड़ा सकते जहां पे उसको भागना पड़ेगा बहुत ज्यादा और जहां पे ग्राउंड की कवरिंग काफी करनी पड़ेगी। तो उस मद्देनजर को देखते हुए अगर आजम को आप उस तरह ट्रेन करते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर होता है उसके लिए। अब आप उसको जबरदस्ती विकेट कीपर बना के आप दूसरे विकेट कीपर्स का जो है जो स्पेशल विकेट कीपर, आप मुझे बताएं T20 क्रिकेट में अगर आप स्पेशल विकेट कीपर नहीं खिलाते, लोगों
लोगों का नजरिया डिफरेंट है। वो कहते हैं कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट में आप है ना पार्ट टाइम कीपर खिला दें। मैं कहता हूँ कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक या दो प्लेयर्स जो होते हैं ना वो मैच को चेंज कर देते हैं। अगर आप हल्के विकेट कीपर को खिला के वो अगर आप उस प्लेयर का कैच छोड़ दे या स्टंप मिस कर दे क्रूशियल स्टेज में और वो बंदा अकेला मैच जिता दे तो आपका पूरा मैच खराब हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको फिर भी चांस मिल जाता है दोबारा आउट करने का। आपने वार्नर के कैच पे कैच छोड़े जा रहे हैं मगर वो फिर आउट हो जाता है, ठीक है ना। मगर अगर आप T20 में अगर वार्नर का एक कैच छोड़ देंगे तो वो 70-80 रन करके मैच किल कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो स्पेशलाइज्ड विकेट कीपर हैं उनको मौका देना चाहिए T20 के लिए। और आपके पास कीपर ऐसे हैं जो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। ऐसा आपने नाम लिया, रोहेल का नाम लिया, हसीबुल्ला हारिस का नाम लिया। विकेट कीपर अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें पाकिस्तान के लिए तो 20 से 30 रन ही बनाएंगे ना T20 में, से ज्यादा तो नहीं बनाएंगे। मगर उनकी विकेट कीपिंग जो है वो स्पेसिफिक जो उनकी मेन स्किल है वो विकेट कीपिंग है, जिसमें वो आपको 100% करके देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप आजम को विकेट कीपर बना के ये आप फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से गलत बयान है। ठीक है, क्विकली मुझे बता दीजिएगा, ब्रेक पे आना है 20 सेकंड के अंदर, कि फिर हमने फिर ज्यादती हुई है यकीनी तौर पे उमर अकमल के साथ कि उनकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हुई है पार्ट टाइम, किस तरह आप बात कर रहे हैं? नहीं, जारी हुई है। आप उमर अकमल जब लाहौर कलंदर में थे मैंने उनको बोला था आकिब जावेद साहब को कि आप उससे कैसे की विकेट कीपिंग करा रहे हैं, आपके पास 2 विकेट कीपर्स पड़े हुए हैं, गुलरेज सदफ आपके पास है, और उमर अकमल को कीपिंग करा के आप उसकी टांगे दर्द करवा देंगे पहले उसमें, उसको आदत नहीं है। लेकिन विकेट कीपर अगर रोजाना ट्रेनिंग नहीं करता ना, अगर जो विकेट कीपर रोजाना ट्रेनिंग करता है तो उसके विकेट कीपिंग के मसल्स होते हैं वो डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। और अचानक आप पार्ट टाइम कीपर को खिला देते हैं फिर उसकी टांगे, हैमस्ट्रिंग और ये सारी चीजें स्टिफ हो जाती हैं, उसको आदत नहीं होती उस तरह की मूवमेंट की, और फिर उसकी बैटिंग अफेक्ट करती है। तो उमर अकमल के साथ भी यही होता था, आप उसको जबरदस्ती गिलप पहना के खड़े कर देते थे, फिर उसके बाद उसकी सारी बातें बैटिंग अफेक्ट होगी। ठीक है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के विकेट कीपर्स के हवाले से, लेकिन चूंकि अतीक का एक बड़ा एक्सपीरियंस की जो टेस्ट मैच की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान किस हद तक इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने की, जीतने की पोजीशन में, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक इस टेस्ट मैच को ले जा सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर दें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अतीक उज़ जमा से इस टेस्ट मैच के हवाले से। अतीक, अब ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के रिजवान ने, आमिर जमाल ने और सलमान आगा ने जो स्ट्रगल शो की है, क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट मैच में इन तीनों को देखते हुए अगली इनिंग में पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करेगी? क्योंकि जब ये 3 परफॉर्म कर सकते हैं तो बाकी फिर 8 भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान टीम का जो मेन इश्यू है ना वो नए बॉल को हैंडल करना और कमिंस की जो इन डपर्स और आउट कटर्स होती हैं उसको हैंडल करना है, वो नहीं हैंडल कर पा रही पाकिस्तान की टीम, ठीक है। और कोकाबुरा की बॉल ऐसी बॉल होती है कि उससे पहले 20-25 ओवर के अंदर अगर आपने हैंडल कर लिया तो नीचे वाले बैट्समैन आके उसको अच्छे तरीके से खेलते हैं। जहां बॉल पुराना हो जाता है वहां पे बैटिंग आसान हो जाती है कोकाबुरा के अगेंस्ट। और ये पिच कंप्लीटली डिफरेंट है, इतनी बाउंसी पिच नहीं है क्योंकि इसमें घास है, बॉल इतना निकल नहीं रहा, बॉल थोड़ा सा रुक कर आ रहा है। तो पाकिस्तान टीम को अगर ओपनर्स पाकिस्तान के अच्छा खेलेंगे, ओपनर शुरू के बैट्समैन अगर अच्छा स्टार्ट देंगे, कोई 70-80 रन की पार्टनरशिप करके, कोई पाकिस्तान के 120-130 पर 1 और 2 होंगे तो फिर जाके पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर उसको स्कोर को बिल्ड कर सकते हैं। मगर अभी सवाल यह है कि अब आप ऑस्ट्रेलिया को किस तरह आउट करेंगे, ये देखना है। पाकिस्तान के बॉलर के अंदर अगर इतना वो है भी, इतना दम है कि वो ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन को इस विकेट पे आउट कर सकते हैं, तो फिर अगर 300 के अंदर आउट करेंगे पाकिस्तान तो नेक्स्ट इनिंग में पाकिस्तान के लिए चांस है। अगर पाकिस्तान लीड खा जाता है 100 रन की तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्या आपने बाबर आजम को कोचिंग भी की है? आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के मसले क्या है, कि बाबर आजम से रन क्यों नहीं हो रहे? तो एशिया कप से हम उनको देख रहे हैं कि उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे, और जो उनकी क्लास है, जो उनका स्टेचर है, उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखें, बहुत सी चीजें होती हैं। जब आपका एक बैट पैच चलना शुरू होता है ना, तो जब आपको कमबैक करना बहुत जरूरी होता है 2-3 इनिंग के अंदर। जब आपकी 2 से 3 इनिंग हो जाती है, फिर 4 हो जाती है, फिर 5 हो जाती है, 6 हो जाती है, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। फिर आपकी अपनी एबिलिटी को आप डाउट करना शुरू कर देते हैं। फिर आपकी जो मेंटल फीलिंग है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, सही है ना। बाहर से हम लोगों को देखना बहुत आसान लगता है, मगर जो बाबर आजम के अंदर की फीलिंग होगी वो किसी को नहीं पता होगी, सिर्फ उन्हीं को पता होगी। तो कंप्लीटली एक बंदे का जो माइंड सेट है वो आते ही कहता है कि मैंने आके भाई ये बॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने रन्स करने हैं आज, तो किसी ना किसी तरह ये मेरी 8वीं इनिंग हो जाएगी, 9वीं इनिंग हो जाएगी। तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी का एक सिलसिला चलना शुरू होता है, तो उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम होता है। और ओवरकम उसी बात से होगा कि जब आप
परफॉर्म करेंगे किसी मैच में। मेरे ख्याल से बाबर का टेक्निकल इश्यू है, जो बाबर का पहले से रहा है कि उनकी जो ना LBW कैंडिडेट रहा है वो पहले से, असद शफीक के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा बल्ला क्रॉस होकर आता था, स्लिप्स की तरफ से जो अंदर आता था तो बैट के और बॉल के दरमियान गैप बन जाता था, तो इसकी वजह से बॉल लग जाती थी। तो दूसरी टीमों ने वर्कआउट कर लिया, वो बाबर को सिर्फ LBW की या बोल्ड करने की कोशिश करते हैं और उसी तरह वो आउट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चूंकि आप कोच भी है तो जरा मैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि आपने बल्ले की बात की, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं, चाहे इमामुल हक हों या अभी साइम को भी हमने देखा खेलते हुए, या अब्दुल्ला शफीक हों, आपको लगता है ये नए बॉल पे इब्तिदाई ओवर्स में बल्ला बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं? क्योंकि आज मैंने डेविड वार्नर को एक शॉट खेलते हुए देखा कि वो शॉट खेलते हुए बैठ गए ताकि बॉल उनके बल्ले के बीच में आए, वस्त में आए, और साथ साथ बॉल पर उनकी रीच हो, बॉल स्लिप तक कैरी ना कर सके। किस तरह से इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे? देखिए, हमारे जो प्लेयर्स है ना, जो हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं ना, मैंने देखा पाकिस्तान को एक ऑब्सेशन है, जो एक वो स्लैब नहीं होता, मार्बल का पीस होता है, वो पूरी दुनिया में लेके घूम रहे होते हैं वो, सही है ना। NHVC पे भी वो मार्बल का पीस रखा हुआ होता है, जहां भी जाओ वो मार्बल का पीस लगा होता है। वो आपके शाहिद असलम ने ना, वो सर्टिफाइड मार्बल के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान के, भले कोई भी दुनिया का कोच आ जाए, मगर वो बंदा सर्टिफाइड है। उसने अपने, मेरे ख्याल से बैग में लेके वो अपने साथ घूमता है मार्बल का पीस। तो जब आप वो मार्बल के पीस में बॉल स्विंग वगैरह नहीं होता, बॉल बड़ा सीधा आता है, तो उसमें आप दूर से खड़े खड़े भी ना आप अच्छे शॉट खेल सकते हैं। हाँ, कोई एक सर्टेन लेवल के लिए आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी रेपिटेशन करने के लिए, तो वो ठीक है, मगर आप अगर उसको ओवर यूज करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी टेक्निक खराब भी हो सकती है उससे। एक दफा आपने बैड टेक्निक डेवलप कर ली ना, तो आप उसको नोटिस नहीं करते, क्योंकि जब आप शॉट मार रहे होते हैं तो आपके बल्ले में बहुत अच्छा बॉल आ रहा होता है, मगर रियलिटी में जब आप विकेट में जाते हैं तो वो बॉल बल्ले पे नहीं लगता, वो एज हो रहा होता है, मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉल अंदर बाहर होना शुरू हो जाता है, और वो टाइमिंग भी नहीं होती बॉल की। तो मेरे हिसाब से बाबर का जो इश्यू आया है ना, वो यही आया कि बाबर बहुत खुले शॉट खेले, और पूरे पाकिस्तान टीम का इशू है, सबके बल्ले। शान मसूद आया था, उसने भी बल्ला निकाल दिए थे पहली 2-3 बॉलों में। पता है कि जो स्टार्क है उसने बाहर ही गेंद लेके जानी है, ठीक है ना। स्टार्क का जो स्टॉक बॉल है वो लेफ्ट हैंड के लिए अवे स्विंग है। अतीक, मैं क्या समझूं कि मतलब पाकिस्तान की जो बैटिंग की तबाही के जिम्मेदार हैं वो शाहिद असलम मार्बल वाले हैं? नहीं, मैंने उनकी एक मिसाल दी है, वो नहीं है, प्लेयर खुद होते हैं अपनी तबाही के जिम्मेदार। क्योंकि उनको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी हाँ आके 100-200 बॉलें मैंने खेलनी, 300 बॉलें खेलनी, बहुत आसान खेलनी। नहीं यार, आसान नहीं खेलो, आप उसी तरह की प्रैक्टिस करो जिस तरह आपको मैच में बॉलें आनी है। आपको 6 बॉलों के बाद 2 सर पे बॉलें भी खाओ, आपकी बाउंसरें भी आनी चाहिए आपके सर के ऊपर, ताकि उसको खेलने की, उसको छोड़ने की आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। मगर हम लोग के प्लेयरों का, ये सिर्फ पाकिस्तान प्लेयर का नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनकी भी आदत है कि ये जब प्रैक्टिस इनके सेशन होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजी प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को चैलेंज नहीं करते उस प्रैक्टिस में। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हम स्किल की वजह से इतना खेल जाते हैं, मगर अगर स्किल ना हो तो हम लोग जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वो जो प्रेपरेशन है ना, वो नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन और इवन इंडियन कर रहे हैं आजकल, और इंग्लैंड वाले कर रहे हैं आजकल के दौर में, वो प्रेपरेशन हमारी नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं खुज़मा से पाकिस्तान टीवी कारकर्दगी के हवाले से। इस वक्त हम लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे शाहनवाज धारी से और साथ साथ शाहिन शाह अफरीदी के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन अब बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तारीखी टेस्ट मैच है, साल का पहला टेस्ट मैच है, जो मैच 1.5 दिन में ही अपने इख्तिताम को पहुंचा, और एक नई तारीख यहाँ पे जो है वो रकम हो गई कि जनाब एक दिन के अंदर जो है वो 25 विकेटें गिर गई हैं, जो 1902 के बाद ये पहला मौका है कि जब इतने तवातुर के साथ, इतनी तेज़ी के साथ विकेटें जो है किसी टेस्ट मैच में गिर गई हैं। देखिए, इस टेस्ट मैच को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिच के हवाले से भी काफ़ी फॉर्मल प्लेयर्स इसको तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि फिर दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो थोड़ी बेहतर बैटिंग हमें देखने को मिली। देखिए, ये हमेशा 4-डे क्रिकेट में हमेशा ऐसा होता है, जब आप पहली दूसरी इनिंग में जो होता है ना लो स्कोर होता है ना, तो तीसरी चौथी इनिंग में थोड़ा सा बेटर स्कोर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 50 पे आउट हो गए तो अगली टीम को 50 पे कर लिया, फिर 50 पे आउट हो गए तो फिर 40 पे आउट कर दिया। तो वहां पे थोड़ा बहुत, क्योंकि विकेट का बिहेवियर चेंज होता है डे बाय डे, विकेट का डेफिनेटली बिहेवियर चेंज होता है, और ऑब्वियसली प्लेयर के अंदर फटीग भी आ जाती है, बॉलर्स के अंदर फटीग भी आती है, और उनका परफॉर्मेंस लेवल भी चेंज हो जाता है। मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस स्कोर कार्ड को देखे, मैंने मैच तो नहीं देखा पूरा, मगर झलकियां थोड़ी बहुत देखी है। जब
पता चला कि वो 55 पे आउट हो गए, तो इंडिया 153 पे आउट हो गए। थोड़ी बहुत हाईलाइट देखी है तो विकेट बहुत अनप्लेबल लग रहा था, और उसमें ना साउथ अफ्रीका में आपको एक आध मैच में कहीं कहीं इस तरह की सिचुएशन मिली है, पाकिस्तान को भी मिली है, जहाँ पे जाके उन्होंने स्ट्रगल किया था। मगर लकीली इंडिया की बॉलिंग इतनी जबरदस्त है इस वक्त, से वर्ल्ड की बेस्ट इन फॉर्म बॉलिंग है, तो वो उन्होंने उसका अच्छा कमबैक किया और दूसरी टीम को उन्होंने समझे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में मैच खेला है। ठीक है, मगर डिसअपॉइंटमेंट आई टेस्ट क्रिकेट के लिए कि 2 दिन में मैच खत्म हो गया। सही है। जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की और फिर उससे पहले सिराज ने बॉलिंग की, क्योंकि इन दोनों बॉलर्स के लिए जो आप ही के दोस्त हैं, आपकी बैंक से खेलते थे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं हसन रजा, उन्होंने कहा कि बॉल तब्दील कर दिए, तो यहाँ पे तो बॉल तब्दील नहीं की, यहाँ तो इन्होंने परफॉर्म कर दिया दोनों ने। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देखिए, अब आप देखें जिस तरह के बयान देते हैं ना, या हसन हो गया और या जुल्करनैन हो गया, ये हो गया, तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हो, आप जो भी बात मुंह से निकालोगे उसके एक लॉजिक होनी चाहिए, एक लॉजिक बात निकालो, ताकि लोग अगर उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे तो आपके पास एक लॉजिक हो उसको जवाब देने की। जब आप इस तरह की फजूल बात कर जाते हो और आपके मुंह से निकल जाती है, फिर आप अपने आप को नाजायज डिफेंड कर रहे हो, तो आपके अपने लोग आपको डिफेंड नहीं कर रहे, तो बाहर वाले क्या डिफेंड करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉलरों का ये स्किल है, इंडिया के बॉलर्स ने अपनी स्किल दिखाई है कि उनकी स्किल का लेवल कितना हाई है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को उनके मुल्क में जाके हरा सकते हैं। तो वेल डन टू देम, कांग्रेचुलेशन टू देम, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और जो अच्छी क्रिकेट खेले और जीते हैं उसके लिए खुश होना चाहिए। ठीक है, मार्करम की बैटिंग के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इस मुश्किल पिच पे मार्करम ने जिस अंदाज से जो है वो सेंचुरी स्कोर की है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर गए मार्करम, और एक लेसन दिया उन्होंने कि इस किस्म के पिच पे किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए। देखें, मे भी अगर साउथ अफ्रीका अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलता है ना, तो उनके और भी दूसरे बैट्समैन होते हैं, वो भी थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। मार्करम इज वन ऑफ द सीनियर प्लेयर और कप्तान भी हैं, और काफी अच्छे लीडर हैं, और उनका मतलब अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, T20 हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं जिसमें रन करते हैं। तो उन्होंने रेजिस्ट किया, वो वेरी टैलेंटेड है और उनको पता है कि इस तरह खेलना है। तो बाकी जो उनके साथ जो खेल रहे थे वो सारे तकरीबन नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और एक आध मैच खेले हुए थे या कुछ तो खेले हुए भी नहीं थे जिनका नाम भी नहीं सुना। तो थोड़ी सी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की मेंटालिटी को भी ना थोड़ा सा वो होता है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइट लिया हुआ, और ठीक है अगर आपने चांस देना, आप एक साथ पूरी टीम चेंज नहीं कर देते, आप एक का दुका प्लेयर चेंज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चांस दे देते। उन्होंने तो तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप की कंप्लीटली नीचे से ऊपर हो गई थी, तो वो जाहिर बात है कि इंडिया के इनफॉर्म बॉलिंग के खिलाफ अगर आप इनएक्सपीरियंस प्लेयर को खिलाएंगे तो यही उनका हाल होना है। ठीक है, इन एक्सपीरियंस की आपने बात की है, तो अब विराट पे और रोहित शर्मा के वाले से बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। आपको लग रहा है कि ये दोनों T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ बासित अली शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा रोहित का तो इतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन विराट जो है वो डेफिनेटली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हाँ, वो उन्होंने मेरे ख्याल से सेंस में कहा होगा, क्योंकि जो विराट कोहली की फिटनेस है, अब रोहित को देखा, उनकी फिटनेस कंप्लीटली चेंज होती रहती है, अब और ज्यादा थोड़े से मोटे हो गए हैं। तो अब है ना, मतलब उन्होंने जो गोल्स होते हैं हर बंदे के, वर्ल्ड कप जीतना उनका गोल था, वो नहीं हो सका। अब अगले वर्ल्ड कप तक वो सर्वाइव कर पाते हैं, परफॉर्मेंस उस लेवल की दे पाते हैं, नहीं दे पाते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका अंदर मोटिवेशन है, वो खेलना चाहते हैं। तो उन्हीं की बात करनी होगी, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मगर विराट कोहली इज अ सुपर फिट गाय, और इज 10 ईयर यंगर देन हिज एज, और तो वो तो खेल सकते हैं लंबे अरसे तक जब तक चाहें। ठीक है, अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच हुआ, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त कुछ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, टेस्ट मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे। अतीकुज़्ज़मा से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के हवाले से, थोड़ी शाहिन शाह अफरीदी और धानी के हवाले से बात करते हैं। पहले शाहिन शाह अफरीदी को डिस्कस करते हैं। कल मेरे साथ रियाज आफरीदी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हर बॉल जो है वो 140 प्लस नहीं कर सकते। शाहिन शाह अफरीदी कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है वहाब रियाज, उन्होंने कहा कि 365 दिन में से 307 दिन या तो नेट होता रहा या फिर मैचेस खेलते रहे शाहिन शाह अफरीदी, तो प्लेयर पे जो है वो एक फटीग आ जाती है। लेकिन इसको मैनेज करना किसका काम है, ये एक बड़ा सवाल ये निशान है। देखें, मुझे तो पहले तो उनकी नंबरिंग से थोड़ा सा डाउट है कि जो उन्होंने 307 दिन की क्रिकेट बोली है। मेरा नहीं ख्याल कि 307 दिन की क्रिकेट कोई भी दुनिया का फिटेस्ट प्लेयर नहीं, उन्होंने कहा कि नेट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, मैचेस सारे मिला लो। मैं उसी को मिला के मैं उसी को मिला के बात कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान टीम टूर पे नहीं होती तो ये नहीं होता कि डायरेक्टली वो जाके ना ट्रेनिंग शुरू कर देती है। तो ये प्लेयर्स काफी रेस्ट करते हैं और इनको काफी गैस मिलता है, जिसमें इनकी रिकवरी अच्छी होती है। जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग का ताल्लुक है, देखें
मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं रियली लव दैट बॉलर और मेरी दुआ होती है कि शाहीन हमेशा परफॉर्म करे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बॉलर है। उनकी पेस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है, ऐसे नहीं हुआ कि 140 से 138 पे आ गई, 140 प्लस से 130 पे आ गई, 128 पे भी आ गई। तो पेस ड्रॉप होने की कोई ना कोई वजह हो सकती है, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि शाहीन की जो इंजरी हुई थी, इंजरी के बाद जो शाहीन का कमबैक हुआ है, उस कमबैक होने के बाद से उनकी वो फोर्स लगा नहीं पा रहे, बॉडी के जो उनके पार्ट्स हैं जो पेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनमें से कुछ पार्ट सपोर्ट नहीं कर पा रहे उनको, तो उनको एनालाइज करना पड़ेगा उनके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बायोमैकेनिकल लैब तो है नहीं कि जहां पे जाके आप इन चीजों को एनालाइज करें कि जो जब शाहीन 140 करता था उसकी एल्बो की पोजीशन क्या होती थी, एल्बो से कहाँ फोर्स जनरेट करता था, या रिस्ट से करता था, या शोल्डर से करता था, या लोअर बॉडी के कौन से पार्ट से जनरेट करता था। पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज है नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पता करना कि शाहीन को प्रॉब्लम है क्या। मेरे हिसाब से जो टेस्ट में इनको रेस्ट कराया बिल्कुल सही कराया, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपका एक मेन प्राइम बॉलर है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली सारी क्रिकेट खिलाएंगे। देखें, हमें पहले भी प्रॉब्लम था कि शाहीन क्रिकेट खेले जा रहे थे तो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शाहीन को कब रेस्ट दोगे भाई, इनको रेस्ट नहीं दोगे तो खराब हो जाएगा, जैसे मोहम्मद आमिर के साथ हुआ। अब उन्होंने उसको रेस्ट कराया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ जी सही रेस्ट कराया। देखें, पाकिस्तान शाहीन आफरीदी खेले थे, कोई इतना पाकिस्तान पे इतना ज्यादा बहुत कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता कि जितना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मैच हरा देता। पाकिस्तान अभी भी मैच हरा सकता है। ठीक है, तो सही आप समझते हैं कि फिर हफीज जो है वो सही टीम चला रहे हैं? ये दूसरा सवाल है आपका, ये सवाल आपने बिल्कुल उलझा दिया, ठीक है ना। ये शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराने की बात हो रही थी, इससे टीम सही चलाने का कोई ताल्लुक नहीं है। हफीज ने रेस्ट कराया ना, आपने कहा कोई रेस्ट नहीं करा रहा था, हफीज ने रेस्ट करा दिया, डिसीजन तो हफीज का ही है ना। ये कहा देखे मेंटालिटी ठीक है, ये मेंटालिटी ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से करनी चाहिए। मगर दूसरी काफी चीजें हैं जो उन्होंने गलत की हैं, जो एक आपकी है ना क्या कहते हैं दूसरी चीजें होती हैं, जैसे आपने डिसिप्लिन की बात करी है, खुद लेट हो गए और लोगों पे फाइन हो रहा है लड़कों पे, और कोच खुद लेट हो गए, उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। प्लस आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा अजीब सा बयान दे दिया, 2 बयान दिए जाके। एक तो पहले दिन जाके बयान दे दिया कि हम यहाँ पे कम्पीट करने नहीं, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराने हैं। भाई आपको, अगर आप शेर के पिंजरे में जा रहे हो ना, तो आपके अंदर भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शेर को ना जेल कर सको, सही है ना। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है तो आप अंडरडॉग बन के रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और परफॉर्मेंस से जब आपकी टीम हराएगी तब आप अपना सीना चौड़ा करके बोलो कि हाँ यार देखो ये मेरी टीम है, ये मैंने किया टीम के लिए और ये लड़कों ने उनको सपोर्ट की, ठीक है। आप पहले से नहीं करते, फिर आपने उसके बाद एम्पायरों पे क्रिटिसाइज कर दिया प्रेस में, देखें ऐसा नहीं होता। मैंने भी बहुत कोचिंग किया, हेड कोचिंग की है, मैं कभी मैच में बहुत खराब डिसीजन मिले हमें मिलते हैं, ठीक है ना, और हम जाके एम्पायर को डायरेक्ट क्रिटिसाइज, उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपके पास एक फॉर्म होता है, आपने उसमें फिल करना है, आप उसमें लिख दो सारी चीजें कि भाई ये आपने गलत डिसीजन ये किया। ठीक है, अतीक थोड़ा वक्त कम है, मुझे और भी मौजूद पे बात करनी है। मुझे जरा क्विकली धानी के बारे में बताइएगा, इनका प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि धानी आप बॉलर से ज्यादा करैक्टर बनते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। गो कि उन्होंने अभी पैटर्न्स ट्रॉफी में हैट्रिक भी की है। देखें, ये हमारी फ्रेंचाइज जो ना, ये इनका कसूर है, ठीक है। ये अगर आप किसी को ना बहुत ज्यादा नीचे से उठा के आसमान पे ले जाते हो ना, तो उनको एजुकेट भी करना चाहिए कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो या जब आप नीचे लेवल पे जाते हो, आपको वहां पे बिहेव किस तरह करना होता है। यू आर एन एम्बेसडर यार, यू आर नॉट अ क्लाउन। अगर आप ये क्लाउन और ये शोदागिरी होती है ना, ये मुझे हसन से भी प्रॉब्लम थी कि ये इस तरह की हरकतें करता है यार। नहीं यार, आप जाओ, आप क्रिकेट खेलो, आप परफॉर्मेंस करो, ठीक है, सेलिब्रेट करो, ओवर सेलिब्रेशन ना करो। आप सेलिब्रेशन करो, आप एंजॉय करो, आप अपना काम पूरा करो। आप ये क्या मीडिया पे जाके डांस की महफिलों में डांस कर रहे हो, गाने गा रहे हो, उनके साथ यूं डांस कर रहे हो यार, ये कौन सा शोभा देता है किसी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को? दुनिया का कोई प्लेयर ऐसा करता है? मुझे आप बताएं, मुझे बता दें कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, कोहली भी तो कर रहे होते हैं ग्राउंड में डांस। यार कोहली कर रहे होते हैं तो कोहली परफॉर्मेंस भी तो ऐसी करते हैं ना, फिर उनकी तरह परफॉर्मेंस भी करके दो ना, फिर उसके बाद बात करेंगे ना। अब फवाद आलम के अंदर एरोगेंसी है तो फवाद आलम बनना है तो उसकी तरह रन करो ना फिर। हाँ सही, ठीक है ना। आप दो रन बनाते नहीं तो वही ना, बात यही हो गई। फिर वो मेरे हिसाब से सही है। मैं जब था ना, मुझे भी डाउट्स थे, मैं उसको ट्राई, इट्स नॉट माय जॉब टू एजुकेट हिम, मगर उनके साथ जो कोचेस काम करते हैं उनको चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से एजुकेट करें कि वो बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है। अच्छा, जरा उसका कैरियर नहीं खराब होना चाहिए। जरा अधिक वक्त अब कम रह गया, तो जरा ये बताइए, अहमद शहजाद की वापसी के हवाले से बात हो रही है। अहमद शहजाद, आपको लगता है कि उनका कमबैक होना चाहिए, या आप समझते हैं कि आप उनके साथ काफी क्रिकेट खेले कि उनकी वापसी से पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रांग होगी? देखिए, अहमद शहजाद को तो मैं हमेशा हाईली रेट किया। उमर अकमल और अहमद शहजाद, ये दो ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो अपने लेवल की परफॉर्मेंस नहीं कर सके उस स्टेज पे, ठीक है ना। उसमें उनकी अपनी भी गलती है, उनको मैनेजर करने वाले हैं उनकी भी गलती है, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया, सारी चीजें हैं। अब अहमद शहजाद इज वन ऑफ द वेरी कीन एंड वेरी सिंसियर एथलीट, के वो अपनी फिटनेस पे, अपने खाने पे, अपनी हर चीज पे वो ख्याल रखते हैं। और ठीक है, उनसे पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुई, आप जाके उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जरूर चांस मिलना चाहिए। जो प्राइम परफॉर्मेंस कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में,
उसको जरूर चांस मिलना चाहिए। ठीक है, चांस मिलना चाहिए, मेरी बेस्ट विशेस है उसके लिए। चांस मिलना चाहिए। लेकिन अतीक एक और भी सवाल उठता है कि ये आप लोग जो इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे होते हैं और फिर इंग्लैंड की कोचिंग छोड़ के पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर वो आपके साथी क्रिकेटर कहते हैं कि आप इंग्लैंड की कोचिंग कर रहे हैं, फिर आपका पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट है, आपका क्यों आ जाना है? और फिर मुझे बड़ी हैरत हुई, आपको मैंने कभी इस तरह देखा नहीं है, क्योंकि मैंने भी आप पे बहुत तनकीद की है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, लेकिन आपने कभी इस तरह जवाब नहीं दिया। ये तनवीर अहमद को आपने जो जवाब दिया सोशल मीडिया पे, ये पीछे कुछ और तो नहीं था इसके? नहीं, देखें पीछे कुछ नहीं होता। देखें बात सुने, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना ना उसी दिन बन गया था जिस एक दिन पढ़ने के बाद पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई पाकिस्तानियत ना सिखाए, ठीक है ना। भले मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मगर मुझे पाकिस्तानियत सिखाने की किसी को जरूरत नहीं जो खुद पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। कौन नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान में? जो जिस बंदे का आपने नाम लिया तनवीर अहमद, इज बोर्न इन कुवैत, ठीक है ना। वो पाकिस्तान में थोड़ी पैदा हुआ है, तो वो तो इमिग्रेंट है, खुद पाकिस्तान में इमिग्रेंट हो क्या है। जो पाकिस्तान में पैदा हुआ आप उसको कह रहे हो कि जो पाकिस्तान छोड़कर चला गया उसको आप पाकिस्तान नहीं। आप यासिर अरफात पे उसने बात की, देखे मेरे पे उसने तनकीद की, जब मैं आया था तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कोई बात नहीं। आप यासिर अरफात पे तनकीद कर रहे हो। एक पाकिस्तान का प्लेयर है जिसने दूसरा प्लेयर मैं हो जाऊंगा इंशाल्लाह, टेस्ट प्लेयर जिसने ECB से लेवल 4 किया, ठीक है इंशाल्लाह। उसकी सारी क्वालिफिकेशन उसने की, उसने काउंटीज के साथ काम किया, उसने दूसरी कंट्रीज में काम किया। अगर PCB उसकी सर्विस लेना चाहता है तो यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम क्रिकेट छोड़ने के बाद तुमने क्या किया क्रिकेट के लिए मुझे बताओ, ठीक है। आप बैठे हुए सिर्फ बयानातबाजी कर रहे होते हो, आप घर से बाहर निकलते नहीं हो, आपका रंग काला ना हो जाए, आप यूट्यूब में ना बुरे ना लगोगे, ठीक है। आपने क्रिकेट छोड़ने के बाद क्रिकेट छोड़ दी, आप पोर्ट कासिम से आज अभी भी सैलरी ले रहे हो आप, ठीक है। आप ज्यादती और उसकी सही और गलत की बात कर रहे हो, तो आप भी तो हलाल के पैसे कमा रहे हो। आप पोर्ट कासिम को क्या सर्विस देते हो इन रिटर्न? तो सत्ता कोचिंग कर रहे हो जाके वहां पे? हो सकता है मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन सी कोचिंग कर रहे हैं? अच्छा। कौन ब्रॉडकास्टिंग की तो टीम ही नहीं है, टीम ही नहीं है ना, टीम ही खत्म हो गई ना। इनकी परमानेंट जॉब थी तो बच गए, तो सीटों में बैठते हैं क्या अब ये जाके? नहीं बैठते ना। तो जिन बंदों की बेस पे ये ब्रॉडकास्टिंग में परमानेंट हुए हैं, एक उन्होंने क्राइटेरिया बना के दे दिया इन लोगों के लिए कि भाई ठीक है ये एग्जाम्प्ट है। जब एग्जाम्प्ट हो गया टीम, देखें मैं भी परमानेंट था स्विगेस में, ठीक है, मुझे भी ऑफिस जाना एग्जाम्प्टेड था जब तक टीम चल रही थी। जब टीम खत्म हुई उन्होंने कहा ऑफिस से बैठो या रिजाइन कर दो, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने अपनी परमानेंट जॉब छोड़ी है। तो मैं घर में बैठ के अभी भी स्विगेस की सैलरी लेता रहा हूँ और यहाँ बैठा रहा हूँ, तो ये तो जाती है ना। मैं तो हलाल नहीं हराम खा रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा ना अतीक, अभी आपने कहा कि भाई वो कुवैत में तनवीर पैदा हुए, तो कुवैत में तो शान मसूद भी पैदा हुए हैं। कुवैत में तो मुझे अभी याद आ गया आपकी बातों के दौरान फिल्म स्टार निर्मा भी पैदा हुई थी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है इन चीजों से, प्रॉब्लम तो उसको है, मैं तो उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। आप भले कुवैत में पैदा हो, भले आप इंडिया में पैदा हो, मेरे फादर इंडिया में पैदा हो, तो इसका मतलब पाकिस्तानी नहीं है क्या? ठीक है ना। वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको पाकिस्तानियों के पास जो अथॉरिटीज होती है, भाई देखो पाकिस्तान से जो बंदे डॉलर भेजते हैं, जो पाउंड भेजते हैं ना, उससे मुल्क के जो इकोनॉमी है वो बेहतर होती है। इनको चाहिए कि अपनी जो मालूमात आमा है ना जो उनकी, उसको सही करें। ये सिर्फ अपने ना जोश में बयान नहीं देने चाहिए, सोचना चाहिए। एक मिनट नहीं, ये वाली बात कंप्लीट करना। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना यार, देखिए हम यहाँ पे कोई हम एक मजबूरी के तहत आए कि हमें अपने मुल्क में वो चीजें नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में वो चीजें हमारे साथ हमें मिल जाती तो हम कौन मुल्क छोड़कर आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ मुल्क छोड़कर आने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, अभी भी पाकिस्तान का झंडा आता है ना तो आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अतीक शायद ये बात नहीं बताएंगे, अतीक ने इंग्लैंड में इनकी शादी हुई है, इसके बावजूद इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान में आके सेटल हो, अपनी पूरी फैमिली को लेकर, ये ब्रिटिश जो वाइफ थी उनको लेके, अपने बच्चों को लेकर, उनकी स्कूलिंग छुड़वा के ये कराची आ गए, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद हालात नहीं बन सके इसलिए वापस चले गए। तो इसमें आपकी जो पैट्रियोटिज्म है, हुब्बुल वतनी है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तनवीर एक मासूम से आदमी है, खूबसूरत आदमी है, चले छोड़ दें उनको, माफ कर दें। नहीं, मुझे तनवीर से देखें, बात यह है कि बात अगर अच्छी करें ना तो समझ में आती है, तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे आप, ठीक है ना। अगर आप गलत बात ही करते रहोगे, आपको हर चीज में प्रॉब्लम ही नजर आएगा। आपको हर प्रॉब्लम में इनको ना वो क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय इनको इश्यूज हर चीज में नजर आते हैं, ठीक है ना। तो आप जो अच्छी चीज, आप यासिर अरफात के लिए दुनिया बोल रही है कि भाई पाकिस्तान का पहला टेस्ट प्लेयर जिसने लेवल 4 किया, उसको चांस मिलना चाहिए, ठीक है। PCB ने चलो किसी तरह भी मर के उसको चांस दे दिया, ठीक है। अब जब दिया है तो उसको काम करने दे दो। अच्छा, काम करने देना चाहिए। अतीक, आप जब यहाँ पे थे तो आपको काम करने दिया गया? आपके साथ क्या हालात क्या हुए? आपकी सेहत के हवाले से भी कोई मसाइल सामने आए? आपके साथ क्या यहाँ पर हालात रहे?
देखिए, मैं इन चीज़ों को मैंने कभी मीडिया पे डिस्कस नहीं किया। अब आपने ये सेहत की बात कर दी तो मैं इसको बता सकता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम थी मुझे वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे था। तो अब जिसने भी क्रिएट करी वो प्रॉब्लम, ये उसके और अल्लाह के दरमियान ये सारी चीज़ें हैं। मगर मुझे आगे यहाँ पे ये पता चला कि मेरे ऊपर जो था ना काला जादू हुआ था, और वो हुआ ही था पाकिस्तान में। जब मेरा अपना ये टेन्योर चल रहा था उसी दौरान हुआ था। अच्छा। कि खाने में या पानी में कोई चीज मिला के किसी ने कुछ कर दिया था, जिससे मेरी जो अपनी जो मेंटल सिचुएशन थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, और घर के हालात खराब हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे छोड़ के मजबूरी के तो तहत आना पड़ा। ये यहाँ तक होता है क्योंकि मैं इतना से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, ये यहाँ तक मामला चले जाते हैं कि किसी की कामयाबी से जेलस हो के उस पर काला जादू और उसके वो मतलब कहना नहीं चाहिए जैसे ऑन एयर बैठ के कि वो सुइयां पुतले के अंदर जो है वो डाल दी जाती हैं। अली भाई, अब क्या कर सकते हैं, ये तो सारी चीजें हमारे मजहब के अंदर हैं, और ये कुरान में बताया गया है। कैसे निकले आप इस सिचुएशन से, कैसे निकले फिर जहाँ पे काला जादू हुआ उस पे कैसे निकले फिर आप? देखें, अभी भी तकरीबन अभी ऑलमोस्ट उसका ना अभी तक मैं चीजें करता हूँ सारी चीजें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने पाकिस्तान में एक बंदे से कांटेक्ट किया था, तो उसने मुझे बताया था, उसकी बात का मुझे यकीन नहीं आया। अच्छा। मैंने यकीन नहीं किया। फिर मैंने इंग्लैंड में मुझे किसी बंदे ने भेजा ब्रैडफोर्ड में, जब मैं वहां जाके गया हूँ उसके पास, जब उससे पूछा तो उसने भी एग्जैक्टली सेम चीज बताई। जब दो बंदों की चीज आ जाती है ना, तो वो फिर आपको उस चीजों को सोचना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। फिर मैंने उस चीजों को सीरियस लिया, फिर उसने मुझे बताया तरीके से, इस तरह करो, तरह करो। तो बस मैंने किसी बात से मैं आया भी नहीं काफी अर्से तक पाकिस्तान, आया भी अभी तो 2 साल बाद आया था, तो 7 दिन रह के मैं चला गया था। तो एक होती है ना एंजाइटी की, जब आप आते हो तो आपको एक थोड़ा सा एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, तो वो मुझे वो सिचुएशन आनी शुरू हो गई थी वहां पे, तो मैं ज्यादा लंबे अरसे रुका नहीं हूँ। तो बस यही है कि देखें, अगर आप, मैं जब पीसीबी में था तो मैंने अपने होते हुए फील्डिंग कोचेस को डेवलप किया। मंसूर अमजद, इरफान फाजिल, हुमायूं फरहत, ये जितने भी लड़के हैं आजकल लगे हुए, इनको एनसीए में बुलाया, इनको अपने साथ रखा, अपने साथ ट्रेन किया। अगर मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती, मैं कभी इन लोगों को ट्रेन नहीं करता। मैं, अगर मेरी नीयत तो ये थी ना कि यार जितने भी अच्छे जो मेरे अंदर है वो मैं अगर किसी के से शेयर कर दूं, और मैं जितने अरसे भी यहाँ पे रहूं, कल को वो बंदा मुझे याद रखेगा अच्छे लफ्जों से कि यार इसने मेरे लिए ये किया। आज हुमायूं फरहत वगैरह बोलते हैं ये बात को, अप्रिशिएट करते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। कोच के लिए सब में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई उसके बारे में अच्छी बात कर दे। तो हमारी तो नीयत ये थी कि वहां जाके कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करें, जो कर सकते करा। और कोविड के दौर में भी काम किया, बहुत मुश्किल हालात में भी काम किया, अपने घर से दूर रह के काम किया, और बहुत कौड़ियों के पैसों में काम किया कि मतलब इतने पैसों में काम किया कि उससे आपके घर नहीं चलता। तो इन चीजों को अप्रिशिएट करने के बजाय अगर आप दूसरा बंदा आके बोलता है कि यार ये इंग्लैंड के हैं, जो इंग्लैंड मुल्क छोड़ के चला गया, उसको यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें हर्ट होती हैं, और उसके मुंह से हर्ट होती हैं जो खुद जिसकी खुद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्रिकेट के लिए रिटायर होने के बाद। ठीक है अतीक, लेकिन आपको कोई अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो यकीनी तौर पर जान देंगे अतीक, जिन पैसों पर यहाँ पर आए थे, जिन पैसों पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप सेक्रीफाइस करके यहाँ पर आए थे, और यही वजह है कि आप जो है वो जी स्पोर्ट्स के शो में अक्सर और बेशतर होते हैं, क्योंकि हमारे शो में हर वो शख्सियत मौजूद होती है जो तनदही के साथ, जाफिशाने के साथ, और सबसे बढ़कर ऑनेस्टी के साथ स्पोर्ट्स के हवाले से काम करती है। थैंक यू सो मच अतीक, आपने हमें टाइम दिया, और हम आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं, और उम्मीद कर कोचिंग में न सिर्फ जर्मनी बल्कि जिन जिन टीमों के साथ आप एसोसिएट हैं बतौर कोच, वो टीमें जो है फ्लरिश करें, और वहां से आप कई जबरदस्त स्टार अपनी अपनी टीमों को प्रोवाइड करने में कामयाब हो सकें। नाज़रीन, आज के शो के लिए इतना ही। इस हफ्ते का ये हमारा आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।